अगर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और फैसिलिटी सब मिल रहा है, फिर भी एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड हैं, तो प्रॉब्लम सैलरी में नहीं होती, प्रॉब्लम मोटिवेशन में होती है। और इसी टॉपिक को समझाया फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। का इस लेक्चर में हम लोग एमपीए का जो 12 एमपीए का 12th लेसन है, यूनिट है सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो इसमें हमने कल के लेक्चर में अब्राहम मास्लो को पढ़ा था, अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी। आज उसी का ही पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग हेडबर्ग फ्रेडरिक हर्जबर्ग को पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग का आइडिया क्या था? इन्होंने भी इसी अप्रोच पर अपनी थ्योरी दी थी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इनकी थ्योरी को बोलते हैं। तो फ्रेडरिक का इंट्रोडक्शन क्या था? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी थी और ये टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। हर एग्जाम में इस तरह की थ्योरीज के बारे में कभी इनके थिंकर्स पूछ लिए जाते हैं, कभी इनका नाम मैच करने को आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एक ही है। हर्जबर्ग ने जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ा था। मतलब बताया, हर्जबर्ग ने बताया था कि जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्या होती है। तो मोटिवेशन हाइजीन थियरी क्या होती है, ये इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। हर जॉब डिससेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो होते हैं वो हाइजीन फैक्टर होते हैं। सैलरी, पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, ये वो चीजें हैं जो अगर पर्सन को नहीं मिले तो वो जॉब से डिससेटिस्फाइड होता है। मतलब जॉब छोड़ेगा तो नहीं, बट वो सेटिस्फाइड भी नहीं रहता, मोटिवेट भी नहीं होता इनके होने से वो। बट ये उसकी बेसिक कंडीशंस हैं, बेसिक नीड्स हैं। जो ना मिले तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होती है, अगर मिल जाए तो इसे मोटिवेट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसे मोटिवेट होकर ज्यादा काम करने लग जाएगा। तो ये हाइजीन फैक्टर है जो उसके लिए जरूरत है। इन कंडीशंस के होने से वो सेटिस्फेक्शन में जाता है और ना होने से वो डिससेटिस्फेक्शन में जाता है। और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है? जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, अचीवमेंट, कि उसने कुछ अचीव किया, प्रमोशन हुआ, पहचान मिली, ग्रोथ हुई, जिम्मेदारी बढ़ी, ये चीजें होने से वो मोटिवेट होता है। ये चीजें होने से वो काम में प्रोडक्टिविटी आती है, एफिशिएंसी आती है। बट चीजों के ना होने से वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता। डिससैटिस्फाइड वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के पूरे ना होने पर होता है, बल जबकि वो सेटिस्फाइड किससे होता है? जो उसके मोटिवेशनल फैक्टर है, उनसे वो मोटिवेट होता है। और अगर ये दोनों ही फैक्टर कुछ कुछ मिलते रहे तो वो बीच में न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल रहता है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो उसको मोटिवेट करते हैं, और हाइजीन फैक्टर जो है वो उसकी जरूरत है, और ना होने पर वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स, हर्जबर्ग ने फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में बांटा था। एक था मोटिवेशनल फैक्टर, जो सेटिस्फायर होते हैं, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, बट उनके ना होने से वो डिससेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो नॉर्मल रहता है। तो जॉब कंटेंट में अचीवमेंट, पहचान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, प्रमोशन, ये सब चीजें आती हैं। ये उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है और परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। जबकि हाइजीन जो फैक्टर है डिससेटिस्फायर है, अगर ये नहीं होंगे तो उसको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये उसके जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी छुट्टी देती है, मैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करती है, उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ करती है, सुपरविजन और जॉब सिक्योरिटी। तो ये सारे डिससेटिस्फायर हैं, अगर नहीं होंगे तो पर्सन हो डिससेटिस्फाइड होगा। तो ये फैक्टर उसमें डिससैटिस्फैक्शन को बचाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। बट अगर मिल जाएँगे तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, सैटिस्फैक्शन उसको मोटिवेशन फैक्टर से ही मिलेगी। ये मोटिवेट परमानेंट नहीं करती है, मतलब कुछ घंटों के लिए वो खुश होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या था हर्जबर्ग का? कि सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन
ऑपोजिट नहीं है। अगर डिससैटिस्फैक्शन अब प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेटिस्फाइड है। मतलब वो डिससैटिस्फाइड नहीं है, इसका डजंट मीन कि वो सेटिस्फाइड है। डिससैटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब कि नॉर्मल चीजें उसको लाइफ में मिल रही है। बट अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसको मोटिवेशनल फैक्टर देने ही पड़ेंगे। ये लाइन आपसे पूछ ली जाती है, एब्सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन क्या इक्वल टू सेटिस्फैक्शन है? तो नहीं है। जॉब एनरिचमेंट के बारे में इन्होंने बताया। आप मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में ये जॉब एनरिचमेंट के बारे में, जब हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़े हैं, तो उसमें ये बताया कि जॉब एनरिचमेंट क्या होती है। रिच, जॉब को रिच बनाना, मतलब आप वर्ड से समझो, जॉब को रिच बनाना मीन्स जॉब की डेप्थ को बढ़ा देना, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर ऑटोनोमी, मतलब वो स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, उसकी जॉब को रिच कर देना। मतलब उसको लगे कि मैं जॉब बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत है। जब पर्सन की ज़िम्मेदारी होती है तो उसको लगता है कि मैं ही तो इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मोर जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऑटोनॉमी देना, डिसीज़न अपने आप लेने देना, तो जॉब एनरिचमेंट होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? डिसीज़न मेकिंग पावर मिल जाए, चैलेंजिंग टास्क मिल जाए उसको, अपनी भी ग्रोथ हो ताकि वो ऑर्गेनाइज़ेशन की ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करे। तो जो जॉब एनरिचमेंट है, ये वर्टिकल जॉब लोडिंग होती है, वर्टिकल जॉब्स में होती है। जब आप हायरार्की में होते हो, ऊपर की पोस्ट में होते हो, हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी जॉब में जोड़ दी जाती है, तो आपको लगता है कि आप अपने बॉस के इक्विवेलेंट हो गए हो, एंड मोटिवेशन मिलता है, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ जॉब ऑफ हर्जबर्ग, अगर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, तो मेरिट्स क्या है इसकी? प्रैक्टिकल अप्रोच है, एचआर मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी है, और जॉब डिजाइन करने में ये बहुत हेल्प करती है। बट क्रिटिसिज्म भी है इसका, मेथोडोलॉजी क्रिटिसाइज, कि जिस मेथड से उन्होंने ये दिया था उसको क्रिटिसाइज किया गया था। ये ओवर जनरलाइज कर दिया उन्होंने, उनको लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उन्होंने खत्म कर दिया, इग्नोर किया। मतलब पर्सन टू पर्सन जो चीजें डिफरेंट होती है, उन्होंने उस चीज को कंसिडर नहीं किया। कंपैरिजन बिटवीन मास्लो एंड हर्ज़बर्ग, कंपैरिजन करेंगे हम, तो अगर नेचर देखें, तो मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? नीड बेस्ड दी थी, जबकि हर्ज़बर्ग की थ्योरी जॉब बेस्ड है। लेवल की बात करें तो मास्लो ने 5 लेवल्स दिए थे, जबकि हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर दिए थे। फोकस की बात करें तो मास्लो ह्यूमन मोटिवेशन पर ध्यान देता है, हर्ज़बर्ग जॉब सैटिस्फैक्शन पर ध्यान देता है। एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है इनकी? मास्लो की थ्योरी है वो जनरल है, और हर्जबर्ग की थ्योरी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट है। तो यूनिट 12 हमारा अब खत्म होता है। मास्टर्स जो कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या बैचलर्स कर रहे हैं, प्लीज ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज के ऊपर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ये इतना इजी है। और यूजीसी नेट का तो फेवरेट टॉपिक रहता है ये थ्योरीज। क्वेश्चंस आ जरूर आते हैं, दो तीन क्वेश्चन में से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्टेटमेंट किसी में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज ये वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।